आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में शराब की जो नदी बहाई, उसमें गोते लगाकर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2000 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाल कर ले गए और आखिरकार उसी शराब के प्याले में बुरी तरह से सियासी तौर पर डूब मरे। केजरीवाल और सिसोदिया ने पैसे कमाने के लिए ये पूरी साजिश कैसे रची, इसका पूरा खुलासा कैग ने अपनी रिपोर्ट में किया है, जिसे दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली की आबकारी नीति और शराब की आपूर्ति से जुड़े नियमों के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आबकारी विभाग की नीतियों और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी रही, जिससे सरकार को लगभग 2026 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार के कुल कर राजस्व का लगभग 14% योगदान आबकारी विभाग से आता है। मतलब कि सरकार सबसे ज्यादा कमाई इसी विभाग से करती है। इसीलिए केजरीवाल ने इसी को अपना शिकार बनाया और शराब घोटाले का पूरा ताना बाना बुना। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद शराब ही एकमात्र ऐसा उत्पाद था जिस पर उत्पाद शुल्क लागू रहा। इसलिए आबकारी विभाग का मुख्य राजस्व शराब की बिक्री से आता है। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब नीति में कई अनियमितताएं और लापरवाह फैसले लिए गए, जिससे दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। 941.53 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ इस वजह से हो गया क्योंकि कई जगह खुदरा दुकानें ही नहीं खुली। 890 करोड़ का घाटा इसलिए हो गया क्योंकि सरेंडर किए गए लाइसेंस को सरकार दोबारा नीलाम नहीं कर सकी। 144 करोड़ की चपत सिसोदिया ने लाइसेंस शुल्क माफ करके लगा दी। 27 करोड़ का नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि शराब कारोबारियों से उचित सुरक्षा जमा राशि नहीं ली गई। कैग रिपोर्ट में पाया गया कि आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी करने के दौरान नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। दिल्ली आबकारी अधिनियम 2010 के नियम 35 के अनुसार एक ही व्यक्ति या कंपनी को अलग अलग प्रकार के लाइसेंस थोक, खुदरा, होटल, रेस्टोरेंट नहीं दिए जा सकते। लेकिन रिश्वत के लालच में दिल्ली सरकार ने कुछ कंपनियों को एक साथ कई प्रकार के लाइसेंस दिए। कई मामलों में आबकारी विभाग ने बिना जरूरी जांच किए ही लाइसेंस जारी कर दिए। इसमें वित्तीय स्थिरता, बिक्री और कीमतों से जुड़े दस्तावेज, अन्य राज्यों में घोषित कीमतें और आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे। कुछ कंपनियों ने शराब व्यापार में कार्टेल बनाने और ब्रांड प्रमोशन के लिए अपने हिस्सेदारी को छुपाने के लिए प्रॉक्सी मालिकाना हक का सहारा लिया। रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि थोक विक्रेताओं को शराब की फैक्ट्री से निकलने वाली कीमत तय करने की स्वतंत्रता दी गई। मतलब कि जिसे जितना मन करे शराब की उतनी कीमत तय कर दो। नतीजा ये हुआ कि कीमतों में काफी हेराफेरी की गई। जो कंपनी अपनी शराब दूसरे राज्यों में कम कीमत पर बेचती थी, वही कंपनी दिल्ली में ज्यादा कीमत वसूलने लगी। मनमाने ढंग से तय की गई कीमतों के कारण कुछ ब्रांडों की बिक्री घटी और सरकार को उत्पाद शुल्क के रूप में नुकसान हुआ। सरकार ने कंपनियों से लागत मूल्य की जांच नहीं की, जिससे मुनाफाखोरी और कर चोरी की संभावना बनी रही। दिल्ली में बिकने वाली शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है। हर थोक विक्रेता को भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार टेस्ट रिपोर्ट जमा करनी होती है, लेकिन जांच में पाया गया कि कई लाइसेंस धारकों ने जरूरी गुणवत्ता जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। 51% मामलों में विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो 1 साल से पुरानी थी या उपलब्ध ही नहीं थी। लेकिन केजरीवाल सरकार को सिर्फ रिश्वत से मतलब था, इसीलिए कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। आबकारी खुफिया ब्यूरो की भूमिका कमजोर रही। 65% जब्त की गई शराब देसी शराब थी, जो दर्शाता है कि शराब की अवैध आपूर्ति बड़े पैमाने पर हो रही थी। शराब तस्करी रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल अकेले ही पंजाब से लॉन्च नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि अपने साथ मनीष सिसोदिया को भी पंजाब की सियासत में लेकर जाने का प्लान लगभग बन चुका है। दिल्ली की सियासत से बुरी तरह से बाहर हो चुके केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंचेंगे, जबकि मनीष सिसोदिया विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे और फिर विधानसभा जाएंगे। इसी वजह से मनीष सिसोदिया पंजाब के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के राज्यसभा जाने के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन केजरीवाल पंजाब जाएंगे ये बात खुद वो ही बता चुके हैं। वजह ये कि केजरीवाल को इस बात का अंदाजा पूरी तरह से हो गया है कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में कभी जीत नहीं सकती।
क्योंकि बिन काडर वाली पार्टी के लिए विपक्ष में रहना और फिर चुनाव जीतना, और वो भी भ्रष्टाचार और घोटालों के ढेर सारे आरोपों के साथ, लगभग नामुमकिन है। काडर की कमी तो इन चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को महसूस हुई, लेकिन उसकी भरपाई पार्टी ने किराए के काडरों से करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कर पाना बार बार असंभव है। सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा अपनी सीट केजरीवाल के लिए खाली कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेंच ये है कि उसके बदले संजीव अरोड़ा लुधियाना पश्चिम सीट से विधानसभा उपचुनाव का टिकट चाहते हैं। लेकिन इस सीट से मनीष सिसोदिया को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि पंजाब से आम आदमी पार्टी के सभी 6 राज्यसभा सांसदों ने भी केजरीवाल को अपनी सीट की पेशकश की है, लेकिन आम आदमी पार्टी के चीफ की तरफ से किसी के ऑफर को स्वीकार नहीं किया गया है। 11 फरवरी को केजरीवाल ने पंजाब सरकार और विधायकों के साथ दिल्ली में बैठक की थी। तब विधायकों ने आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह से इनकार कर दिया था और बैठक को संतुलित बताया था। तब ऐसी अटकलें भी थी कि केजरीवाल पंजाब की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उनके लुधियाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने ऐसी खबरों को तवज्जो न देते हुए बैठक को नियमित रणनीति का सत्र बताया था। दिल्ली में हार के बाद से ही केजरीवाल ने खुद कार्यकर्ताओं से कहा कि वो पंजाब चलने की तैयारी करें। रजौरी गार्डन सीट से चुनाव जीतने वाले और मंत्री बनने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा ने पहले कहा था कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दरकिनार कर सकते हैं। सिरसा ने दावा किया था कि ऐसा कहा जा रहा है कि केजरीवाल यह कहकर भगवंत मान को अक्षम घोषित कर देंगे कि उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए देने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण जैसे वादे पूरे नहीं किए हैं। इसके बाद वो खुद ही कमान संभाल लेंगे। 8 फरवरी को घोषित विधानसभा चुनाव के नतीजों में केजरीवाल को दोहरी निराशा हाथ लगी थी। एक और जहां आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा, वहीं खुद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए थे। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने उन्हें 4000 से ज्यादा मतों से हराया था। चुनाव में केजरीवाल को कुल 25,999 वोट मिले थे। तब दिल्ली के पीने वाले काफी खुश हो गए थे जब एक पर एक बोतल शराब फ्री में मिल रही थी, लेकिन इस फ्री की हकीकत बेहद डरावनी और जानलेवा है। असल में दिल्ली में ज्यादा शराब की खपत कर मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश की गई थी। इस कोशिश में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों शामिल थे। प्लान ये था कि जितनी ज्यादा शराब की बोतलें बिकेंगी, रिश्वत की रकम उतनी ज्यादा होगी, और इसके लिए केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली में जमकर नकली शराब को बिकने दिया। और इतना ही नहीं, खराब गुणवत्ता वाली मिलावटी शराब बेचने के लिए ज्यादा दाम और कम सामान वाला फॉर्मूला भी अपनाया गया। अगर कोई ये सोचता है कि एक बोतल पर एक फ्री मिला तो उसे ये जानकर बुरा लगेगा कि स्कीम को चलाने के लिए शराब की कीमतें बढ़ाई गईं और ज्यादा कीमत पर घटिया शराब लोगों को थमा दी गई। शराब कंपनीज, कारोबारियों और केजरीवाल की मिलीभगत से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि कैग की रिपोर्ट पेश होने के बाद से केजरीवाल और सिसोदिया दोनों चुप्पी साध कर बैठ गए। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति में कई गड़बड़ियां थीं। इसमें न ही मूल्यों को तय किया गया और न ही शराब की गुणवत्ता पर ही ध्यान दिया गया। इन गड़बड़ियों के कारण सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि आबकारी विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। इस विभाग से कुल राजस्व का अकेला 14% कर के रूप में हासिल होता है। इतना बड़ा स्रोत होने के बावजूद केजरीवाल ने इसमें भारी गड़बड़ी की। इसमें लाइसेंस का उल्लंघन, पारदर्शिता की कमी, कमजोर निगरानी आदि शामिल हैं। भाजपा सरकार द्वारा सदन में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी विभाग ने L1 लाइसेंसधारी निर्माता और थोक विक्रेता को एक निश्चित स्तर से अधिक कीमत की शराब के लिए अपनी कीमत घोषित करने की अनुमति दी। इसके बाद निर्माण के बाद सभी मूल्य घटकों को जोड़ा गया, जिसमें निर्माता का लाभ भी शामिल था, और इसी का फायदा उठाकर दिल्ली में दूसरे राज्यों से ज्यादा कीमत पर शराब बेची गई। और इतना ही नहीं, खुद कीमत घोषित करने की अनुमति ने शराब निर्माताओं और थोक विक्रेताओं को शराब की कीमतों में अपने फायदे के लिए हेरफेर करने की छूट दे दी। इससे शराब की बिक्री में गिरावट आई और सरकार को भारी नुकसान हुआ। दरअसल शराब के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए भी निर्माताओं से लागत विवरण नहीं मांगा गया था। दिल्ली में शराब की गुणवत्ता का निर्धारण भी आबकारी विभाग ही करता है। मौजूदा नियमों में प्रावधान है कि थोक लाइसेंसधारियों के लिए लाइसेंस जारी करते समय
भारतीय मानक ब्यूरो के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है। आबकारी आयुक्त ने इसके लिए अलग से गुणवत्ता निर्देश नहीं दिए हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि ऐसे अनेक मामले पाए गए जिसमें परीक्षण रिपोर्ट मानकों के अनुरूप नहीं थे। विभिन्न ब्रांड्स के लिए जल की गुणवत्ता, हानिकारक तत्व, भारी वस्तुओं, मिथाइल अल्कोहल, सूक्ष्मजीव परीक्षण रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं किए गए और इसकी आड़ में घटिया, मिलावटी और हानिकारक शराब को जमकर बेचा गया। दिल्ली सरकार ये सब आंख मूंद कर देखती रही, क्योंकि वहां तो पूरा मामला कमीशन और रिश्वत वसूली का था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का भांडा फोड़ा, दिल्ली में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। वजह ये कि कैग की रिपोर्ट से न सिर्फ पूरे शराब घोटाले का खुलासा हुआ, बल्कि जानकारी ये भी निकल कर आई कि केजरीवाल ने दिल्ली में हुए घोटालों के हजारों करोड़ रुपए बिटकॉइन में लगा दिए हैं। इसी वजह से केजरीवाल ने सारे मोबाइल फोन और कंप्यूटर नष्ट कर दिए थे, क्योंकि उनमें ही सारे कोड नंबर थे जिसकी जानकारी सिर्फ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को थी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा करने वाली आतिशी मलेना और आम आदमी पार्टी के सभी 21 विधायकों को 3 दिनों के लिए निकाल बाहर कर दिया गया। उसके बाद कैग की रिपोर्ट पेश की जा सकी। असल में आतिशी मलेना और उनके विधायकों का इरादा हंगामा खड़ा करके कैग की रिपोर्ट को पेश होने से रोकने का था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिपोर्ट पेश होने के बाद से आम आदमी पार्टी में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि केजरीवाल और सिसोदिया ने मिलकर जितना बड़ा घोटाला किया उसका पूरा पता पार्टी के विधायकों तक को नहीं था। सिर्फ गिनती के कुछ लोग ही इस घोटाले की असलियत जानते थे। अब इस खुलासे का असर आम आदमी पार्टी पर कैसा होगा, इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन विधानसभा में बीजेपी ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जमकर बखिया उधेरी। सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जूतों के समान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पैसे वाला व्यक्ति है, इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। तरविंदर सिंह मारवाह ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने कमेटी सेंटर में पार्किंग के लिए अपने वर्करों को टेंडर दिए हुए थे। वहां पर रात को पार्किंग होती थी और पैसे इनके वर्कर लेते थे। इससे नीच काम कोई नहीं कर सकता। मारवाह ने कहा कि आप लिहाज नहीं करना। उन्होंने केजरीवाल के उस बयान का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमें नहीं हरा सकते। मारवाह ने कहा कि तू मोदी जी के जूतों के सामान भी नहीं है, तू है क्या, हमसे पूछो। मोदी जी ने सिखों के लिए जो किया है। मारवाह ने करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि आज लाखों श्रद्धालु जाते हैं और दर्शन करके शाम को वापस आते हैं। आज पूरे देश में 26 दिसंबर मनाया जाता है, ये मोदी जी की देन है। मारवाह ने आगे कहा कि केजरीवाल ने पंजाब में किसे बैठा रखा है, उस व्यक्ति को जिसे शराब के नशे में जहाज से नीचे उतारा गया। 6 महीने पुरानी बात है। एयर इंडिया से उसे शराब के नशे में नीचे उतार कर बाहर किया गया था। चोर का भाई चोर। आने वाले समय में पंजाब में भी बीजेपी की सरकार होगी। थोड़ी देर और रुक जाइए, अगर आपके 20 विधायक इधर न नजर आए तो मुझे पकड़ लेना। मारवाह ने कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कम से कम 5000 करोड़ का घोटाला किया है और इस पैसे को बिटकॉइन में लगा दिया। उन्होंने इसीलिए सारे लैपटॉप और टेलीफोन बर्बाद कर दिए, क्योंकि इनमें सारे कोड नंबर थे जो केवल केजरीवाल और उनकी घरवाली को पता थे। उन्होंने कहा कि ये वो इंसान है जो बड़े बड़े कारोबारियों की शिकायत कर उनसे पैसे निकलवाता था। कांग्रेस के दफ्तर के कुर्क होने का खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस के दफ्तर के कुर्क होने का खतरा बढ़ गया है। ईडी ने कांग्रेस दफ्तर को समन थमाया और पूछा, इतना पैसा कहां से और कैसे आया जिसकी बदौलत इतना आलीशान दफ्तर बनकर तैयार हुआ है। सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है तो फिर कांग्रेस के नए नवेले दफ्तर पर ईडी का ताला लटक जाएगा। ईडी की इस कार्रवाई से कांग्रेस में खलबली मच गई है। असल में पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है। ईडी ने राजधानी रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में दबिश दी। ईडी के 4 अधिकारियों ने कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू से बातचीत कर उन्हें समन सौंपा। ये समन नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के राजीव भवन के निर्माण को लेकर दिया गया है।
कांग्रेस के महामंत्री ने 27 फरवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने की बात अधिकारियों से कही है। ऐसी चर्चा है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ईडी सुकमा के राजीव भवन को कुर्क कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मामले में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सुकमा स्थित राजीव भवन और हरीश कवासी का मकान कुर्क किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मलकीत गैदू से 4 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। ईडी ने पूछा है कि सुकमा जिले के कांग्रेस कार्यालय के निर्माण में लगे पैसे कहां से आए, पीसीसी से पैसा जारी किया गया है क्या, यदि ऐसा हुआ है तो रकम कब और कैसे दी गई है। 28 दिसंबर को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के रायपुर के धर्मपुरा स्थित बंगले में रेड मारी थी। इस दौरान पूर्व मंत्री की कार को घर से बाहर निकालकर तलाशी ली गई थी। कवासी के करीबी सुशील ओझा के घर और सुकमा में लखमा के बेटे हरीश लखमा और राजू साहू के घर पर भी दबिश दी गई थी। ईडी के छापे के बाद कवासी लखमा का कहना था कि घोटाला हुआ है या नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ। अधिकारी मुझे जहाँ साइन करने को कहते थे मैं कर देता था। गरीब आदिवासी को फंसाया गया है। ईडी ने 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। उनसे पहले 2 बार 8-8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। कवासी लखमा के साथ उनके बेटे हरीश लखमा से भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। इधर डिप्टी विजय शर्मा ने कहा कि ईडी का छापा वहां पड़ा है जहां भ्रष्टाचार का पैसा लगा है। कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसके सामने कानून छोटा नहीं होता। जिसने नोट छापा है उसके विरुद्ध ये छापा है। शराब घोटाला को छत्तीसगढ़ के बच्चे जानते हैं। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ईडी के पहुंचने पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर ईडी अपनी सीमाओं को लांघ रही है। हमने जन सहयोग से कांग्रेस कार्यालय बनाया है। हम तो एक एक पैसे का हिसाब दे देंगे। यदि ईडी में साहस है तो 150 करोड़ से बने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की जांच करके बताए। ईडी उन्हें समन दे। ईडी आरएसएस के 500 करोड़ के दफ्तर के लिए लगी राशि का हिसाब पूछे। एकात्म परिसर की जमीन 1 रुपए में लेकर वहां से हर महीने करोड़ों रुपए किराया वसूल रहे हैं। ईडी इसकी जांच का साहस दिखाएगी क्या? अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों का शीश महल ही नहीं बनवाया, बल्कि इस शीश महल को जगमग करने के लिए इतना बिजली फूंका कि जितने बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले बड़े अधिकारी न कमा पाते हों। दिल्ली भले ही पानी के लिए तरसती रही, लेकिन केजरीवाल और उनके मंत्रियों के बंगलों में कहीं धूल का कण न दिखे। इसके लिए पूरी बेरहमी के साथ लाखों करोड़ों का पानी नाले में बहा दिया गया। जिस आरटीआई की दुकान सजाकर केजरीवाल के शुरुआती कदम आगे बढ़े थे, उसी आरटीआई से जानकारी सामने आई और वो चौंकाने वाली है। केजरीवाल के बंगले में महज 2 साल में 41 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली खर्च हुआ। 2022 से 24 तक की जो जानकारी आरटीआई के माध्यम से सामने आई, उससे साफ है कि केजरीवाल कैबिनेट ने बिजली पर करोड़ों रुपए खर्च कर डाले। इस मामले में केजरीवाल से पीछे मनीष सिसोदिया और आतिशी मरलेना भी कहीं नहीं है। दिल्ली में लगातार शिक्षा और वित्त विभाग इन्हीं दोनों के पास रहा, लेकिन बिजली और पानी का बिल दोनों विभागों के मंत्रियों के नाम पर अलग अलग बना। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने बिजली पर 2 साल में 15 लाख और शिक्षा मंत्री ने 2 साल में 19,31,000 रुपए खर्च कर दिए। केजरीवाल के शीश महल में 1 साल में 1,34,000 का पानी बहाया गया। इस मामले में शिक्षा मंत्री काफी प्यासे दिखे। उन्होंने 2 साल में 3,16,000 का पानी पी लिया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के आधिकारिक आवासों के बिजली के बिल लाखों में है। नवंबर 2024 के आरटीआई के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 7 मंत्रियों के बिजली बिल 2 सालों में 2022 से 24 में 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के आवास का बिजली का बिल 41 लाख रुपए रहा। पूर्व शिक्षा मंत्री के आवास ने 1,26,000 यूनिट से अधिक की बिजली की खपत देखी गई, जिसकी लागत 14,95,000 थी। और इसके अलावा जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मंत्री आवास के बिजली बिल 21,72,000 रुपए के थे। पूर्व राजस्व मंत्री के आधिकारिक आवास ने 68,581 यूनिट बिजली बिल की खपत की, जिसकी लागत 10,53,000 रुपए रही। पूर्व वित्त मंत्री के आधिकारिक आवास ने बिजली बिल पर 19,32,000 रुपए खर्च किए, जबकि सामाजिक कल्याण मंत्री के आवास ने 2 वर्षों में बिजली बिल पर 4,99,000 रुपए खर्च किए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री के पानी बिल 1,13,000, शिक्षा मंत्री का 3,16,000 बताया गया था। मुख्यमंत्री आवास का रिनोवेशन बीजेपी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभियान का एक बड़ा मुद्दा रहा। यहां पार्टी ने बंगले के पुनर्निर्माण और अंदरूनी साज सज्जा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार किया, ऐसा उन पर आरोप लगा। बीजेपी ने इसे शीश महल
करार दिया, जिसे अब म्यूजियम बनाए जाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी अपने कैंपेन में कहती रही कि अगर सरकार बनेगी तो विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बारे में बीजेपी का आरोप है केजरीवाल सरकार ने इसे छिपाया था। शीश महल के इटालियन मार्बल से बनी चिकनी और चमकदार फर्श पर केजरीवाल ऐसे फिसले कि दिल्ली में पांव रखने तक की जमीन छिन गई। शराब घोटाला से भी ज्यादा शर्मसार करने वाला शीश महल केजरीवाल का पीछा ही नहीं छोड़ता दिख रहा। जब तक शीश महल रहेगा तब तक केजरीवाल को कहीं चैन से नहीं रहने देगा, क्योंकि बीजेपी शीश महल के मुद्दे को हमेशा जिंदा रखने की तैयारी में है। यही वजह है कि चुनाव के दौरान केजरीवाल को हराने वाले दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा पत्रकारों के साथ इस बंगले का दौरा करने वाले हैं। अब मंत्री के साथ पत्रकार जाएंगे, कैमरे चमकेंगे, शीश महल की चमक केजरीवाल की तस्वीर और ज्यादा धुंधली करेगा। लोग भी देख सकेंगे कि आम आदमी होने का दावा करने वाले केजरीवाल ने कितनी बेरहमी से सरकारी खजाने को फूंका, आलीशान शीश महल बनवाया। अब भले ही आम आदमी पार्टी ये कहे कि वो केजरीवाल का नहीं बल्कि दिल्ली के सीएम का आवास है, लेकिन हकीकत यह है कि केजरीवाल ये मानकर बैठे थे कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा नहीं सकता और वे ही हमेशा इस कुर्सी पर रहेंगे और इस बंगले में। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा था कि हमें हराने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना होगा, फिर भी आप हमें हरा नहीं पाएंगे। मतलब बीजेपी ने दिल्ली के सीएम की कुर्सी को अपने लिए जन्म जन्म तक फिक्स कर दिया था, लेकिन केजरीवाल भी हारे और शीश महल भी छिन गया। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें शीश महल के अंदर गाइडेड टूर पर ले जाएंगे। नई दिल्ली असेंबली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने वाले दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम पत्रकारों को बंगले के अंदर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री की आलीशान जिंदगी के लिए टैक्स पेयर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। हालांकि ये दौरा कब होगा इसकी तारीख अभी स्पष्ट नहीं है। बीजेपी ने पिछले साल इस बंगले को शीश महल नाम दिया था। ये नाम जल्द ही केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। अरविंद केजरीवाल एक दशक पहले भ्रष्टाचार विरोधी नेता की छवि के रूप में राजनीति में आए थे। बीजेपी ने इस बंगले के रिनोवेशन पर करीब 33 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने इस बंगले में जकूजी जैसी सुविधाएं लगवाई। बीजेपी ने रिनोवेशन की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि 4 सरकारी संपत्तियों को मिलाकर 50,000 वर्ग मीटर का एक आलीशान परिसर बनवाया गया। वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वी के सक्सेना को लिखे पत्र में चारों सरकारी संपत्तियों की अलग अलग जांच की जाने की मांग उठाई। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद बीजेपी ने पत्रकारों को इस बंगले के अंदर ले जाने का प्लान बनाया। केजरीवाल 2015 से 2024 तक मुख्यमंत्री रहते हुए इस बंगले में रहे। बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां न रहने का फैसला किया और इसके भविष्य के इस्तेमाल पर अभी फैसला नहीं हुआ है।